हाय एवरीवन। तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करने वाले हैं जून मंथ की। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस कर लिया है। आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमी कवर करने वाले थे, बट जो लास्ट वीडियो है वही कुछ 1 घंटे की हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इकोनॉमी के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो ही बनाते हैं, वहीं से शुरू करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपकी ये दोनों वीडियोज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस पे है। ठीक है, और इससे पहले इस सीरीज़ में हम लोग 3 वीडियोस डाल चुके हैं। पहली आपकी है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें हम लोगों ने कवर किया इस वाली वीडियो में, और बाकी आपकी जो बाकी ये दोनों वीडियोस हैं, इन दोनों में हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस जो है कवर किया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ज़रा सा भी। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी का पहला टॉपिक है हमारे पास रूरल इंडिया, द न्यू इंजन ऑफ इंडियाज़ कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, तो इसको कवर करने से पहले आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, पर मुझे कोल्ड हो रखा है, इस वजह से मेरी आवाज़ जो है थोड़ी इतनी हैवी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि है रूरल इंडिया, द न्यू इंजन ऑफ इंडियाज़ कंज्यूमर मार्केट। अब बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया है ना, इंडिया की इकोनॉमी का 37.1% जो है ना अर्बन इंडिया है। समझ में आ गया, यानी कि अर्बन इकोनॉमी है, शहरी इकोनॉमी है। इसके अलावा जो रिमेनिंग आपका 62.9% है ना, वो आपका रूरल इकोनॉमी है। समझ में आ गया क्या है रूरल इकोनॉमी। अब ये डेटा मैंने आपको क्यों बताया, ये बहुत ध्यान से समझना ये चीज़। तो होता क्या है ना, जैसे हमारी जो रूरल एरिया है, पहले उसकी बात करते हैं पहले। तो हुआ क्या, जैसे कोई भी कंपनीज है, जैसे अमेज़ॉन हो गया आपका, या जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये जितने भी आप ई कॉमर्स, सोशल कॉमर्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप सुनते हो नाम, आपने देखा होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया से ऑपरेट होते हैं, दिल्ली, मुंबई और जितनी भी ये मेट्रो सिटी है वहाँ से। ठीक है, बाकी जो आपकी रूरल इकोनॉमी है उसको पहले हम लोग पूरी तरीके से इग्नोर कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। समझ में आया। रूरल इकोनॉमी पे ध्यान इसलिए नहीं जाता था क्योंकि अभी भी अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे पूछती हूँ, चलो ये क्वेश्चन, ठीक है, कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो कैसे सर्वाइव करती है, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मुझे बताओ। तो आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा होगा वो आ रहा होगा एग्रीकल्चर, राइट, कि वो एग्रीकल्चर उनकी इकोनॉमी है मेन, और वो उसी पे जिंदा है, वही उनकी लाइवलीहुड है, उसके अलावा और कुछ उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। राइट, हाँ है, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से ना जितनी भी आपकी कंपनीज है ना, वो ऐसा देखती हैं कि जो रूरल इकोनॉमी है ना, क्योंकि वो हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विसेज है उसको कंज्यूम नहीं कर सकती हैं, इस वजह से वो वहाँ पे अपनी चीज़ें ऑपरेट नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो रूरल एरिया होता है इंडिया का, वो उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितना अर्बन एरिया है। एड्रेस हो गया, कोई चीज़ अगर डिलीवर करनी है तो रोड्स हो गए ठीक से हैं, गाँवों में उतने अच्छे रोड नहीं होते हैं, उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिस वजह से भी ये कंपनीज वहाँ से ऑपरेट नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन अब जो नया डेटा सामने आया है ना, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप भी हैरान रह जाओगे, जो हमारा रूरल इंडिया है ना वो कंज्यूमर मार्केट बनता जा रहा है। कंज्यूमर मार्केट का क्या मतलब होता है, आप और मैं चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, तभी वो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। राइट, मैं अमेज़ॉन से कुछ मंगवा रही हूँ तो मैं अमेज़ॉन की कंज्यूमर हूँ। राइट, मैं कोई एंटरटेनमेंट कुछ देख रही हूँ, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का मैं सब्सक्रिप्शन ले रही हूँ तो मैं उसकी कंज्यूमर हूँ। राइट, तो उस डेटा के बेसिस पे वो कंपनीज अपनी सर्विसेज उस एरिया में प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये देखा जा रहा है जो हमारा रूरल इंडिया है ना, वो एक नया कंज्यूमर मार्केट बनता जा रहा है, यानी कि वहाँ भी जो चीज़ें हैं वो कंज्यूम की जा रही हैं। तो जो प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, XYZ, जितनी भी चीज़ें हैं, ये इस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं कि अब रूरल इंडिया में भी लोग चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम अपना स्टार्टअप वहां से ऑपरेट करेंगे अब, तो हो सकता है हमें और ज़्यादा बेनिफिट होगा। समझ में आ रहा है। इस वजह से ये जो चीज़ है ना न्यूज़ में बनी हुई है। तो जब ये न्यू डेटा सामने आया, ये न्यू हमें पता लगा कि जो हमारा रूरल इंडिया है वो नया कंज्यूमर मार्केट बनता जा रहा है। तो इस ग्रोथ को देख के ना, इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फिनटेक कंपनीज कौन सी होती हैं, जो फाइनेंस आपकी और टेक्नोलॉजीज को मिलाकर सर्विसेज देती हैं। ठीक है, जैसे आपका पेटीएम हो गया, फोन पे, भारत पे, तो ये आपकी क्या है, फिनटेक कंपनीज हैं।
तो अब हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि जो फिनटेक कंपनीज़ है ना वो इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकती है। उनको बोला गया है कि आप रूरल इंडिया की तरफ बस इसलिए काम मत करो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी एक जिम्मेदारी है इस वजह से आपने कर दिया, नहीं, बल्कि इसको आप एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह समझो। एक नया मार्केट देखो कि आपको एक नया मार्केट मिल रहा है रूरल इंडिया, जहाँ से आप अपनी चीज़ें जो है ऑपरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ हमारी फिनटेक कंपनीज़ को कहा गया है। क्लियर ये चीज़, इस वजह से न्यूज़ में बनी हुई है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, रूरल इंडिया जो है वो एक कंज्यूमर मार्केट क्यों बन रहा है? मतलब कि रूरल इंडिया में चीज़ें अब कहाँ से कंज्यूम की जा रही हैं, उनके पास कैसे? देखो पहले क्या होता था, रूरल एरियाज़ को कंज्यूमर स्पेंडिंग के मामले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। रूरल इंडिया अब सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेंटर नहीं है बल्कि एक डायनेमिक कंज्यूमर बेस के रूप में भी उभर रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बन रहा है रूरल इंडिया कंज्यूमर मार्केट? तो पहले तो ऐसा समझो, पहले उनके पास एग्रीकल्चर था एज अ मेन ऑक्यूपेशन, फसल खराब हो गई, कुछ हो गया तो गए पैसे, राइट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव्स ला दिए हैं जिनसे उनकी जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस हो जाता है। अगर क्रॉप खराब हो गई तो उनको पैसे मिल जाते हैं। MG नरेगा जैसे ऐसी स्कीम्स हैं जो उनको 100 डेज़ का काम देती हैं, काम नहीं है तो उसके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों का इनकम ग्रोथ हो रहा है। प्लस अब जो इंटरनेट, जो पहले गाँवों तक उतना ज़्यादा नहीं था, नेटवर्क नहीं आते थे, वो नहीं आते थे, वो इंटरनेट अब गाँवों तक एक्सेसिबल है। 4G तक 4G का एक्सपेंशन हो गया है। स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा अब वो आ गए हैं जिससे रूरल एरिया में भी इंटरनेट हो रहा है, इंटरनेट पहुंच रहा है, जिस वजह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, UPI डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अब जो गांव के लोग हैं ना वो भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहते हैं। अब क्योंकि इंटरनेट है उससे उनको पता लग रहा है अच्छा ब्रांडेड आइटम ये होता है, अनब्रांडेड आइटम ये होता है, तो वो भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। प्लस आपकी गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं जो उनकी बेसिक नीड्स को कवर कर देता है। समझ में आ रहा है? जिससे उनकी जो जैसे राशन उनको मिल जाता है, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्री वाटर सप्लाई हो गया एक तरीके से। तो जो उनका पैसे जो मेन जहाँ खर्च होने चाहिए वो उनके सेव हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? प्लस कोविड के बाद से ना काफ़ी सारे लोग अर्बन से रूरल एरियाज़ में वापस चले गए, जिससे रिवर्स माइग्रेशन हुआ और वहाँ की इकोनॉमी में भी हमें नई एनर्जी जो है देखने को मिली। समझ में आ गया? तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी फिनटेक कंपनीज़ के लिए एक नया मौका बन सकता है। समझ में आ रहा है? अब कैसे हो सकता है क्या, वो मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी समझाऊंगी, पर फिलहाल ये चीज़ समझते हैं ध्यान से कि रूरल इंडिया जो है न्यू इंजन ऑफ इंडियाज़ कंज्यूमर मार्केट कैसे बनाए वो समझो। ऑल्दो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। देखो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि पहले इनकम स्रोत नहीं था उनके पास, इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट है, प्लस कोविड के आने के बाद से काफ़ी लोग शहर से गाँव की तरफ गए हैं तो उनके पास वो नॉलेज है, इंटरनेट की वजह से उनको ये पता लग गया है कि उनको अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैंने आपको अपनी समझ से बताई है, तो आप भी ऐसे डॉट्स कनेक्ट करना सीखो। समझ में आया? इसके बाद अब ये देखते हैं कि क्या है ये। तो पहला है ग्रोइंग, तो पहला रीज़न है ग्रोइंग रूरल मार्केट्स। तो पहली चीज़ तो रूरल इंडिया में कंज्यूमर डिमांड अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हमें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 इस सर्वे से पता चला है कि रूरल लोगों का खर्चा जो है ना अर्बन लोगों से भी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, ये अगर आप लोगों ने इकोनॉमी का बेसिक कवर कर लिया है तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो इंडिया है ना, इंडिया की इकॉनमी मेजरली कंजम्पशन ड्रिवन है, यानी कि हमारी जो हम लोग GDP वगैरह जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो कंजम्पशन कितना किया है हम लोगों ने उसके बेसिस पे करते हैं, अगर मैं इजीली आपको बताऊं तो। ठीक है, तो इसमें हाउस होल्ड और जो हमारे सरकारी खर्चे होते हैं ना, उससे 2/3 GDP जो है ना वो जनरेट होती है। क्लियर है? इसी वजह से आपका ये जानना ज़रूरी था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन है, कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो रूरल एरिया में ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में। किससे पता चला है हमें? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इससे पता चला है। तो ये है आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब ये क्या है? तो ये जो FMCG है ना, ये जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, पैकेज्ड फूड्स हो गया, सोप हो गया, ये जैसे डाबर दे रखा है, ये सारी चीज़ें हो गई। रूरल एरियाज़ में इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखा है कि डाबर ने रिपोर्ट किया है कि रूरल इंडिया में उनकी ग्रोथ अर्बन से ज़्यादा है, स्पेशली इन पर्सनल केयर और हेल्थ केयर वाला जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट में। समझ में आया? इस वजह से जो रूरल इंडिया है ना, वहाँ जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा है आपका
मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो रूरल एरियाज़ में 2023-2024 में आपका 9.2% बढ़ा, जबकि अर्बन एरियाज़ में जो ये कंजम्पशन है आपका 8.3% राइज हुआ है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ रही है गाँवों में। रूरल इकोनॉमी में आपका परचेजिंग पावर इंप्रूव हो रहा है। गाँव के लोग अब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि बेटर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स वगैरह भी वो लोग खरीद रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। ठीक है, तीसरा है आपका कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी लोग जितना खर्चा करते हैं उतना ही हमारा जीडीपी जो है ना वो ग्रो करता है। ठीक है, तो जब रूरल एरियाज़ में खर्चा बढ़ता है तो पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम्स आपकी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा है रूरल जॉब इंक्रीज हो रही है। तीसरा है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो है ना ये भी इस चीज़ से अफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा आपका डिक्लाइनिंग रूरल अर्बन कंजम्पशन इनइक्वालिटी। तो रूरल और जो अर्बन एरियाज़ का जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन गैप था ना, ये गैप आपका कम हो रहा है। 2022-2023 में ये आपका 71.2% था, जबकि 2023-24 में आपका 69.7% रह गया है। ठीक है, ये क्या दिखाता है आपका कि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, गाँव के लोग भी अब ज़्यादा और डाइवर्स चीज़ों पर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका नेक्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स, यानी कि रूरल और सेमी अर्बन जो लोग हैं ना वो अब अर्बन जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रेफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आपके ज़्यादा पैसा नॉन फूड आइटम्स जैसे कम्युनिकेशन, मोबाइल, इंटरनेट, एजुकेशन, प्राइवेट ट्यूशन्स, हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह पे वो लोग लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गाँव के लोग भी जो है ना वो लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था जिस वजह से जो हमारा रूरल इंडिया है ना वो अब एक तरीके से कंज्यूमर मार्केट जो है वो बनता जा रहा है। ये है रूरल। ठीक है, और मेरे मुंह से बार बार रूरल निकलता है, पता नहीं क्यों, ये टंग ट्विस्टर टाइप लगता है, बट ये रूरल है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, अच्छा ये डायग्राम देखते हैं, वर्चुअल साइकिल ऑफ इनकम कंजम्पशन इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्चुअल साइकिल का मतलब होता है किसी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ होती है अच्छी, फिर दूसरी से कोई तीसरी चीज़ होती है अच्छी। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखा है, इनकम अगर बढ़ेगी तो हायर परचेजिंग पावर होगा, यानी कि लोग ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। हायर परचेजिंग पावर होगा तो डाइवर्स कंजम्पशन होगा, ज़्यादा पैसे होंगे तो लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, डिफरेंट जगह खर्चा करेंगे। ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हमारी मार्केट ग्रो करेगी। समझ में आ रहा है? तो बस वही बता रखा है यहाँ पे। ये डायग्राम ना सेम टू सेम ना मेंस आंसर राइटिंग में बना के आना। ठीक है, मैं बता रही हूँ, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद आ जाओ रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ रूरल कंज्यूमर मार्केट। अब ये है एक्चुअल रीजंस जिस वजह से जो कंज्यूमर मार्केट है ना वो ग्रो कर रही है। यहाँ हमने जो पढ़ा ना ये सारे थे आपके कि ये बता रहा है कि कैसे जो रूरल इंडिया है ना वो अब एक नया कंज्यूमर मार्केट बन गया है। समझ में आया? ये वो था, शायद मैंने रीज़न बोल दिया था, बट ये आपका दिखा रहा है कि रूरल इंडिया अब किस तरीके से एक नया कंज्यूमर मार्केट बन गया है। अब ये उसके पीछे का रीज़न बता रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है। रीज़न ऑल तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, राइट, जो अपने पॉइंट्स में मैंने आपको किया था कि पहले एग्रीकल्चर था, इनकम, फिर कैसे पैसे सेव किए वगैरह वगैरह, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब ये जो वो रीजंस हैं, जैसे पहला राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, तो वही जो मैंने आपको बताया कि जो पैसा उनका खर्च होना चाहिए वो पैसा उनका बच रहा है। ठीक है, जिस वजह से लोग डिफरेंट चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे कि रूरल एरियाज़ में अब लोगों के पास एग्रीकल्चर के अलावा भी इनकम सोर्सेज हैं, जैसे कि MG नरेगा है, राइट, जो आपको 100 डेज़ का काम देता है। काम नहीं तो आपको उतनी सैलरी, मतलब उतना आपको क्या कहेंगे, पर डे का जो मिलता है उनको, सैलरी आई थिंक नहीं कहते, पर डे का हिसाब से आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही और भी कुछ एक दो गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स रहते हैं के थ्रू आपको पैसे मिल जाते हैं, राशन आपको मिल जाता है, एजुकेशन फ्री में हो जाता है। तो ये जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं ना वहाँ आपके पैसे बच जाते हैं, तो वो खर्चा ना आप अपनी डिस्क्रिशनरी यानी कि अपने हिसाब से वो स्पेंडिंग जो है ना कर सकते हो। समझ में आ रहा है? दूसरा है आपका रिड्यूस्ड रूरल पॉवर्टी। तो SBI की जो रिपोर्ट है 2023-2024 की, ये बताती है कि आपका 2011-12 में जो पॉवर्टी थी ना, रूरल पॉवर्टी, वो 25.7% थी। 2023-24 में जो ये चीज़ है ना ये आपका 5% गिर गई है। ठीक है, तो जब लोग गरीबी से बाहर आते हैं तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट कंज्यूमर बनते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, फिर आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो स्कीम्स जैसे कि आपका DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, PM किसान हो गया, इसी तरीके से n नंबर ऑफ स्कीम्स हैं जिसका इफेक्ट ये हुआ है कि रूरल हाउस होल्ड के पास लिक्विडिटी यानी कि कैश आ गया है हाथ में, साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है, लोग कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्चा करने लग गए हैं। ठीक है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो आपका गाँव को शहरों से कनेक्ट करने वाली स्कीम्स हैं जैसे कि
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, तो जिसके तहत आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कनेक्टिविटी इस पे इम्प्रूव की गई है। इससे क्या होगा, गुड्स और लोगों का आना जाना जो है आसान हो जाएगा, सप्लाई चेन स्ट्रांग होगा जिससे प्रोडक्ट्स टाइमली मिलते हैं, रिटेल और किराना नेटवर्क जो है ना वो आपके एक्सपैंड हो सकते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, रूरल एरियाज़ में इंटरनेट का ज़बरदस्त एक्सपेंशन भी हुआ है 2015 से लेकर 2021 के बीच में, ठीक है। इंटरनेट आने से लोगों के पास नॉलेज आई है, नॉलेज आने से लोग क्या करने लग गए हैं, कंज्यूम करने लग गए हैं चीज़ें, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो रूरल इंडिया में बैंकिंग और डिजिटल फाइनेंसिंग जो टूल्स है ना उसका एक्सेस बढ़ा है, यूपीआई आ गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसके तहत आपके 0 रुपीज़ से आप अकाउंट खुलवा सकते थे। तो 67% बैंक अकाउंट्स रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में ओपन हुए हैं, 55% आपके जो अकाउंट्स हैं वो सिर्फ विमेंस ने खुलवाए हैं अपने नाम पे, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या है, तो लोगों का पैसा जो है उस पर लोगों का कंट्रोल रहेगा, उन्हें लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं, उनका इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होता है, कैशलेस खर्चे और ऑनलाइन शॉपिंग भी इस चीज़ से ग्रो हुआ है। समझ में आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर द कंसर्न्स विद द करेंट राइज इन रूरल कंजम्पशन। अब इस कंजम्पशन का क्या नेगेटिव साइड क्या हो सकता है। सबसे पहला है इंट्रा रूरल इनइक्वालिटी। तो रूरल एरियाज़ में भी ना ऐसा कोई नहीं है कि सबकी इनकम यूनिफॉर्म है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं, बेसिक सर्वाइवल तक भी उतना नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये आपका सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इससे बढ़ रही है। जैसे कि इसमें आपका एग्जाम्पल दे रखा है, टॉप 5% रूरल कंज्यूमर एवरेज से 6 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं, जबकि जो पुअरेस्ट लोग हैं वो अभी भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन, इनकी वजह से रूरल एरियाज़ में गुड्स और सर्विसेज का प्रॉपर फ्लो नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से आप देखोगे जोमेटो, स्विगी वगैरह नहीं है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जो आपके ये फटाफट डिलीवरी कर देते हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है। पुअर रोड कंडीशन है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, डिलीवरी फेलियर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जितना पोटेंशियल है, हमें पता है कि अगर वहाँ पे ब्लिंकिट या ज़ेप्टो खुलेगा तो शायद जितना वो अर्बन एरिया से नहीं कमा रहा है उतना वो रूरल एरिया से कमाएगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे यही है कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना सही, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी उनके पास है उसका एडवांटेज वो नहीं ले सकते हैं। फिर इसी में एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, इनएडिक्वेट कोल्ड चेन एंड स्टोरेजेस। तो जो आपके जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं लाइक फ्रूट्स, डेयरी, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, जिनको आपको कोल्ड स्टोरेज में वगैरह, जिनको आपको मतलब कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए, तो वो फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है अवेलेबल। फिर आपका डिजिटल डिवाइड, तो गाँवों में अभी भी लो रूरल डिजिटल लिटरेसी है, लोगों को डिजिटल नॉलेज उतनी अच्छे से नहीं है, जिसकी वजह से ना साइबर सिक्योरिटी जैसे थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली आपके ई कॉमर्स, कोई भी वो लोग फेक वेबसाइट से ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पैसे कट जाते हैं, तो उनके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो देखने को हमें मिलती हैं। फिर एक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़, तो ऑब्वियसली जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से फार्मिंग या आपके और भी कुछ जो फार्मिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। तो जब हमारी इनकम ही स्टेबल नहीं है तो कंजम्पशन हम कैसे कंसिस्टेंट रख सकते हैं। कंजम्पशन भी आपका वोलेटाइल हो जाएगा। आज इनकम है तो आज मैंने टूथपेस्ट खरीद लिया, आज इनकम नहीं है तो कल में अगेन जो वो होता है ना जिसे गाँव में करते हैं नीम के डंडे से, तो उससे वो कर लिया, ब्रश कर लिया। तो एक तरीके से ये जो चीज़ है ना ये कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब इनके जहाँ मेंस आंसर राइटिंग का मतलब ये है, जहाँ आप प्रॉब्लम्स लिख रहे हो आपको वहाँ सॉल्यूशंस लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब व्हाट नीड्स टू बी डन, अब क्या किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो पहला रिड्यूस इंट्रा रूरल इनइक्वालिटी। तो पहले तो भाई आप ये इनइक्वालिटी जो है इसको कम करो। समझ में आ रहा है। और कैसे कम करोगे, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, कनेक्टिविटी वगैरह पे फोकस करो, वहाँ पे फंडिंग दो। SC ST विमेन जो है, ये जो रिमोट कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कुछ स्पेशल इंक्लूजन मेजर्स लेके आओ, ठीक है। फिर आपका कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स फॉर रूरल स्किलिंग। तो कहने का मतलब ये है जैसे कि आपका PM कौशल विकास योजना था रूरल यूथ को मार्केट रेडी स्किल्स देने के लिए। फिर आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना था, जैसे आपकी विमेंस वगैरह हो गई उनको स्किल्स वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट वगैरह देने के लिए था। तो ज़रूरत है तो दोनों को जोड़कर एक हॉलिस्टिक पुश दो जिससे जॉब क्रिएशन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। समझ में आ रहा है। तो ये है दोनों। इसके बाद है इंश्योर मल्टी मॉडल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। वही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम करो, रोड्स, इंटरनेट, वेयर हाउसिंग, इन सारी चीज़ों को डेवलप करो ताकि जिससे क्या हो,
कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो अपने आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स गाँवों से भी ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर्स क्या कर सकते हैं, गाँव के लिए अलग अलग रीजन्स की लैंग्वेज, टेस्ट और लाइफस्टाइल्स वगैरह को समझकर ही मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स उनको बनाने चाहिए। यही ये कह रहा है लोकलाइज मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर आपका प्रमोट रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि लोकल विमेन और यूथ को अपना बिजनेस खोलने के लिए ट्रेनिंग सपोर्ट वगैरह दो। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है HUL प्रोजेक्ट शक्ति, आप इनका ना इस्तेमाल कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में एज ए एग्जांपल देने के लिए। जैसे यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ना, वैसे ही हाईलाइट करके इससे 1.6 लाख विमेंस को एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग दी गई थी और वो लोग इस चीज़ में काम भी कर रहे हैं, विलेज लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। इससे इनकम भी आती है, उनका सप्लाई चेन भी जो है कंसिस्टेंट बना रहता है। समझ में आ रहा है। फिर यूज लो कॉस्ट टेक लाइक IVR, वर्नाक्यूलर AI चैटबॉट्स और व्हाट्सएप कॉमर्स टू कनेक्ट। तो जो आपके ये जैसे किसान को लोकल लैंग्वेज में कॉल आता है जिसमें नए प्रोडक्ट, प्राइस या हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप ऐसे ही करो ताकि बिना स्मार्टफोन के एक्सेस के भी उनके पास वो नॉलेज पहुंच जाए। समझ में आ रहा है। ये था। इसके बाद तो अब कंक्लूजन इसका यही है कि रूरल इंडिया जो है ना हमारा, वो अब सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप एक दया करके आप सिर्फ काम कर रहे हो, वो नहीं है, बल्कि आज गांव जो है ना इंडिया के कंज्यूमर लेड ग्रोथ के एक नए इंजन्स के रूप में उभर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, इनकम ग्रोथ हो, इन सारी चीज़ों को अगर इंक्लूसिव कर दिया जाए तो शायद अर्बन इंडिया से ज़्यादा हमारा जो है रूरल इंडिया ही हमारी GDP में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। आई नो देखने से भयंकर लग रहा था। नाउ अब आप लोगों ने मुझे शॉर्ट नोट्स के लिए कहा था, तो मैंने इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया है एंड एज यूजुअल मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं। तो ये है आपके शॉर्ट नोट्स, ये वही आप इनसे भी रिवाइज कर सकते हो। सेम कंटेंट मैंने किया है, इसी को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। सबसे पहले तो की फैक्ट मैंने बताया कि किस बेसिस पे हम लोग ये कह रहे हैं कि जो रूरल इंडिया है वो अब एक कंज्यूमर मार्केट बनता जा रहा है। तो ये है कि रूरल इंडिया में डिमांड बढ़ती जा रही है अर्बन एरिया की कंपैरिजन में। ये हमें कहाँ से पता लगा है, वो सोर्स मैंने लिख दिया है। फिर ये पूरा आपने अभी पढ़ा, वही सब चीज़ें हैं। अब ये क्यों ऐसा होता जा रहा है, तो इनकम बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आ रहा है। इसके बाद अब इसके साथ साथ क्या कंसर्न्स हैं, तो वो कंसर्न्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर इसके बाद आपका इसी चीज़ को मैंने, ये जो कंसर्न्स हैं एंड ये जो है कि रूरल जो इंडिया है वो इतना बड़ा क्यों बनता जा रहा है, रीज़न मैंने इन्हीं को यहाँ पे ऐसे कर दिया है। कंसर्न क्या है, इनइक्वालिटी, इंफ्रा गैप, डिजिटल डिवाइड, क्लाइमेट शॉक्स, और ग्रोथ का क्या रीज़न है, तो इनकम बढ़ रही है, पॉवर्टी घट रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट, इंफ्रा बूम एंड फिनटेक एक्सेस। यही चीज़ें इसको मैंने टेबल के फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप लोग ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट ऐसे कोई डायग्राम बनाते हो ना, तो ये आपके आंसर को और ज़्यादा अच्छा कर देती है, ठीक है। नाउ अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स क्या कर सकती हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसी के साथ ये रहा आपका एक क्वेश्चन आज का, रूरल इंडिया इज एमर्जिंग एज अ डायनेमिक कंज्यूमर मार्केट चैलेंजिंग द अर्बन सेंट्रिक इकोनॉमिक नैरेटिव, डिस्कस द की ड्राइवर्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल। अब इसका जो आंसर है ना वो आपको यही मिल जाएगा। देखो यहाँ आपको कंसर्न्स पता चल गए, रूरल इंडिया क्यों ऐसा बनता जा रहा है वो पता लग गया रीज़न, और क्या किया जाना चाहिए, तीनों चीज़ें शॉर्ट में लिखी हुई हैं और यही यहाँ पे आपके आंसर में लिखा जाएगा। समझ में आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। इनफ कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट कम्स हमारा सेकेंड टॉपिक जो कि है क्विक कॉमर्स इन इंडिया। सो करनी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना इंडिया का जो क्विक कॉमर्स है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो यही है सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है हम लोग देखने वाले हैं क्विक कॉमर्स सेक्टर में। अब क्विक कॉमर्स होता क्या है, तो आपको पता होगा जैसे ई कॉमर्स है हमारे पास, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ई कॉमर्स यूजुअली 3 से 5 दिन ले लेते हैं आपका सामान डिलीवर करने में, वेयर एज जो क्विक कॉमर्स होते हैं वो विद इन 1 आवर आपका मैक्सिमम आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज योर क्विक कॉमर्स। इसके एग्जांपल आपको पता ही होंगे, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया, बिग बास्केट हो गया। तो ये आपके क्विक कॉमर्स के एग्जांपल है, ठीक है। तो अब वही बात है कि इंडिया में ना अब जैसे 2025 में $5 बिलियन है जो एक्सपेक्ट कर रहा है क्विक कॉमर्स की मार्केट जो है इतनी बड़ी होने वाली है, ठीक है। और 2029 तक ये चीज़ $9.94 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो इतना बड़ा मार्केट साइज होने वाला है क्विक कॉमर्स का, ठीक है। ये ग्रोथ रेट जो है किसने प्रोजेक्ट किया है, ये ग्रोथ रेट बर्स्टिन की एक रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया है कि 75 से लेकर 100% के बेसिस पे हमें हर साल क्विक कॉमर्स के सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ठीक है।
नाउ इतनी जल्दी जल्दी क्यों, मतलब ऐसा क्या फैक्टर है जिस वजह से क्विक कॉमर्स का सेक्टर इतना जल्दी ग्रो कर रहा है। अब आप लोग ये मत पढ़ो, आप लोग मुझे खुद बताओ क्यों क्विक कॉमर्स इतनी जल्दी जल्दी जो है ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले रीज़न तो यही है कि हम लोगों को आदत हो गई है कि कोई भी सामान जो है इंस्टेंट डिलीवर होना चाहिए, राइट। तो कंज्यूमर जो इसका है ना, जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर मार्केट के बारे में, राइट। तो वही इसका कंज्यूमर मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें आप लोग रूरल इंडिया का भी एग्जाम्पल जो है दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद बताओ दूसरी चीज़ क्या हो सकती है जिसकी वजह से ये चीज़ जो है ये बढ़ता जा रहा है क्विक कॉमर्स का सेक्टर। खुद थोड़ा सा सोचो। तो ये आप लोग कोशिश करना खुद सोच के पहले पॉइंट्स लिखना, उसके बाद ये चीज़ करना, ठीक है। ये मेंटल एक्सरसाइज होती है। अगर आप कोई चीज़ सोचते हो उसके बारे में तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आने लगते हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्कस करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ क्विक कॉमर्स। तो सबसे पहला तो है इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। अब मुझे ये चीज़ बताओ, हमें पता है कोविड-19 के आने के बाद से सारी चीज़ें जो है आपकी वर्चुअली हो गई हैं, ठीक है। जिस वजह से स्मार्टफोन अब ऑलमोस्ट सभी के पास है। स्मार्टफोन्स हैं तो इंटरनेट अब सभी के पास है। अब इंटरनेट है तो ऑब्वियसली हर किसी के पास वो जरिया है जिससे वो नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब भी चलाते हो, आपके पास एड्स आते हैं ब्लिंकिट के, जेप्टो के, हर चीज़ के। तो उससे जो भी इंसान है वो अवेयर होता है, अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, फिर वो चीज़ देखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके वो क्या बन जाते हैं, उस चीज़ के कंज्यूमर बन जाते हैं, ठीक है। तो कोविड-19 के आने के बाद से ना ये चीज़ जो है इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है। स्मार्टफोन्स अब एक्चुअल में हर पर्सन के पास स्मार्टफोन्स है, ठीक है। और चीप इंटरनेट प्लान्स अवेलेबल है। तो जिस वजह से ना अब हर इंसान उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। दूसरा है राइज ऑफ सोशल मीडिया। तो अब जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जो उस चीज़ का प्रचार करती है, ऐड करती है, राइट। तो अब ऐड है तो उससे जो नॉर्मल इंसान है उसको उस चीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर आपका कंज्यूमर बिहेवियर, जो यंगेस्ट जनरेशन है वो टेक सेवी है थोड़ी सी, तो उनको वो लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग रादर देन गोइंग ऑफलाइन। समझ में आ रहा है। तो एक ये भी है। फिर आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो अब आपको पता है ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे सपोज मैंने कुछ भी सर्च कर लिया एक बार ऑनलाइन, सपोज मैंने शूज़ सर्च कर लिए। अब मुझे ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुझे वो ऐड दिखाएंगे, गेट योर शूज़ इन 10 मिनट्स, ठीक है। अमेज़ॉन का ऐड आएगा, वहाँ पे ब्लिंकिट का ऐड आएगा। तो इससे क्या होता है, अब जो मैंने सिर्फ देखा था अब वो चीज़ क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे मुझे सस्ता मिल रहा है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, यहाँ पे ऑफर चल रहा है, यहाँ से ले लेती हूँ। इतने टेम्पटिंग एड्स होते हैं। तो ये चीज़ है। फिर आपका ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। इन्होंने क्या कर दिया है, वे देखो ये जो क्विक कॉमर्स है ये कैसे ऑपरेट करते हैं। ये आपके एरिया में वो लोग कुछ फिक्स डायमीटर पे ना एक वेयर हाउस ओपन करते हैं। उस वेयर हाउस में सामान होता है सारा, जो भी उस आसपास के रीजन में जो भी कंज्यूमर की जो भी नीड्स होती है, जो वहाँ का कंज्यूमर आसपास जो भी ऑर्डर करता है वो सारा वेयर हाउस में रहता है। और उसके बाद जाके वो चीज़ें जो है डिलीवर की जाती है आपकी। तो ये एक स्पेसिफिक डायमीटर के अंदर होता है, ठीक है। तो आज की डेट में इतनी एक्यूरेसी बढ़ गई है, रियल टाइम में हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। देखो जैसे एक बार वेयर हाउस ओपन हुआ, ठीक है। अब ओपन होने के बाद कस्टमर्स ने ऑर्डर करना प्लेस कर दिया। अब हमें पता लग गया जो आइटम हमारे वेयर हाउस में नहीं है उसी आइटम की ज़्यादा डिमांड है। सपोज टूथपेस्ट में कॉलगेट की, ठीक है। नाउ कॉलगेट नहीं है तो अब होगा क्या, नेक्स्ट टाइम से हमने देख लिया, डेटा है हमारे पास कि अच्छा इन चीज़ों की डिमांड है। हमारा जो यूज़र है वो ये चीज़ें देख रहा है और यहाँ से रिटर्न कर जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो जिस वजह से ये जो चीज़ें हैं ना और ज़्यादा ये लोग वो करने लगते हैं, ऐड दिखाने लगते हैं आपको, टेम्पटिंग बनाने लगते हैं आपके लिए, ऑफर्स दिखाने लगेंगे आपको। तो जिस वजह से आप खरीदने में मजबूरी हो जाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब आपको पता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमारे पास यूपीआई है, भारत नेट है, रुपे है, ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं इजीली। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। ये क्या है, ये आपका एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं ना उनको भी जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट कम्पीट करने का चांस देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिससे अब होता क्या है ना, यूपीआई है, मुझे पता है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो मेरा भरोसा है, मैं उसके थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ, राइट। मुझे पता है मेरे साथ कोई स्कैम नहीं होगा इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ है। इसके बाद अब इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं क्विक कॉमर्स के। तो क्विक कॉमर्स ने हमें स्पीड दी है, कन्वीनियंस दी है, लेकिन इसके ना कुछ अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला तो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब आपको पता है जो यंगर जनरेशन है उनमें एक चीज़ आ गई है कि अभी चाहिए, जिसके चलते बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए हैं वो लोग, इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं वो लोग। और ये जो ट्रेंड है ये बढ़ रहा है बिना सोचे, मतलब
बिना सोच समझकर बार बार आप लोग स्मॉल आइटम्स जो है हम लोग इनफैक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे चिप्स हो गया, चॉकलेट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पल्स बाइंग को शो करता है। दूसरी चीज़, अभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक बार ब्लिंकिट खोला, मैंने देख लिया चॉकलेट का ऐड, बार बार मुझे वही चॉकलेट का ऐड आएगा, राइट। अब इससे होगा क्या, ये लोग हम मेरा कुकीज़, मेरा बिहेवियरल डेटा, ये सारी चीज़ें जो है ट्रैक करते हैं और टारगेटेड ऐड से हमें जो है साइकोलॉजिकली ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब क्या आप ये लेना चाहेंगे, क्या आप वो लेना चाहेंगे, इस तरीके से ऐड आते हैं, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एक तो ओवर शॉपिंग होगी प्लस मेरा जो डिजिटल एडिक्शन है, ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। दूसरा है आपका सोशल सिक्योरिटी कंसर्न फॉर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, ऐसे वर्कर्स होते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है पर टेम्प्रेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो ये डिलीवर करते हैं जो ये लोग ब्लिंकिट और आपके ज़ेप्टो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ये जो डिलीवर करते हैं दैट इज़ योर गिग वर्कर्स हैं ये लोग, ठीक है। अब आप लोगों ने कई बार ऐसी स्कीम्स देखी होगी कि पिज़्ज़ा इन 10 मिनट्स, ठीक है, अगर 10 मिनट्स में नहीं आया तो पैसे वापस, ऐसे कई सारे एड्स होते हैं, राइट। तो अब उनको ये चीज़ फुलफिल करनी होती है, उनके ऊपर ये प्रेशर होता है, अल्टीमेट प्रेशर तो डिलीवरी के ऊपर ही है ना, जो डिलीवर कर रहा है बंदा उसी के ऊपर है। तो अब उसने पिज़्ज़ा लिया, अब उसको 10 मिनट के अंदर पहुँचाना है इस XYZ एड्रेस पे, उसके चलते वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाएगा, जिससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, रोड सेफ्टी को लेके कंसर्न्स जो है दिखाते हैं। फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो वही फास्ट डिलीवरीज आपकी 2 व्हीलर्स पे होती है, मोटर बाइक्स पे होती है। मोटर बाइक से सबसे ज़्यादा आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस मॉडल का कार्बन फुटप्रिंट जो है ट्रेडिशनल रिटेल से ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली जब एक छोटी आइटम के लिए कोई डिलीवरी ले रहा है। सपोज किसी ने 15-20 रुपये की चिप्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, अब वो ऑर्डर जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उतने 20 रुपीज़ के चिप्स के पैकेट के लिए वो पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद है हेल्थ इम्प्लीकेशंस, तो जैसे आपका जो ग्रॉसरी का आइटम होता है, अब वो फ्रेश है नहीं है, ये भी थोड़ा स्केप्टिकल होता है। जैसे कि डेयरी हो गए, एग्स हो गए, मीट हो गए, ये जो आइटम्स है ना, अगर इनको प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज या हैंडलिंग इनको ना दो प्रॉपर, तो हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है और क्विक डिलीवरी प्रेशर में क्वालिटी चेक्स जो है कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। पैकेजिंग भी समटाइम्स आपकी अनसैनिटरी सी होती है, तो ये जो चीज़ें ना, ये कंटामिनेशन कॉज कर सकती है, ठीक है। फिर दूसरा इम्पैक्ट ऑन रिटेल बिजनेसेस एंड किराना स्टोर। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक किराना स्टोर्स अब एग्जिस्ट भी करेंगे। तो अर्बन एरियाज में तो मॉल्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए और किराना स्टोर्स जो है वो पूरी तरीके से ये चीज़ें गिर जाएंगे। कंज्यूमर जो है अब नाउ क्या प्रेफर करेगा, ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करेगा, ऑनलाइन चीज़ें जो है वो कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो जो ये लोकल लोग हैं, लोकल रिटेल बिजनेसेस हैं, किराना स्टोर्स हैं, ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल डिसरप्शन का सामना करना पड़ सकता है। समझ में आ गया? तो ये था आपका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्विक कॉमर्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आई डोंट थिंक इनमें से कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत है। आपने एक बार सुन लिया, एक बार रीड कर लिया, आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, डू यू नो। अच्छा, डार्क स्टोर क्या होता है? तो डार्क स्टोर आपके वही जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका वेयर हाउस जो होता है ना, जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ से आप सामान नहीं खरीद सकते हो, वहाँ आइटम्स रखे जाते हैं जहाँ से वो पब्लिक को डिलीवर करेंगे, राइट। तो वो आपके डार्क स्टोर्स कहलाते हैं, ये टर्म याद रखना। उसके बाद आ जाओ स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। तो अब आपका जो ये ग्रोथ हो रहा है, इस ग्रोथ और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच का सही बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि अब इतने सारे कंसर्न्स हैं इसीलिए क्विक कॉमर्स को बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो एग्जैक्टली हम लोग अब क्या कर सकते हैं, क्या तरीका है जिससे हम लोग एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ जा सकते हैं? पहला है सोशल सिक्योरिटी नेट। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, एक रिजिड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए। दूसरा, जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज आपको देना चाहिए। एक्सीडेंट के बाद इमीडिएट मेडिकल हेल्प आपको प्रोवाइड करना चाहिए। वेदर, ट्रैफिक और वर्कलोड के हिसाब से रियलिस्टिक डिलीवरी टाइमलाइंस आपको देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा, इवन इट टेक्स लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स, वो रियल टाइम डेटा शो करो ताकि जो बंदा डिलीवर कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर ना आए। समझ में आ गया? दूसरा आपका स्ट्रेंथन हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। तो FSSAI ने जो रिसेंट में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए कहा था, डेयरी, मीट, एग्स, इन आइटम्स के लिए, तो इन आइटम्स के लिए स्ट्रिक्ट पैकेजिंग, टेम्परेचर कंट्रोल और हाइजीन वगैरह के नॉर्म्स को फॉलो करना ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है। फिर एक कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज।
तो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर लोकल किराना स्टोर के साथ पार्टनरशिप कर ले कि हम ऑर्डर लेंगे, आपकी दुकान पे ये ऑर्डर है तो हम आपकी दुकान से लेके उसको डिलीवर कर देंगे, तो इससे इन्वेंट्री फास्ट अपडेट होती है, डिलीवरी नेटवर्क ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं, स्मॉल बिजनेसेस को भी इससे फ़ायदा आपका हो सकता है। क्लियर है ये चीज़। फिर है रेगुलेटरी इंटरवेंशन, तो जैसे जैसे मार्केट ग्रो करे गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी होगा ताकि कॉम्पिटिशन इनकरेज हो, मोनोपोलीज ना बन जाए, कोई एक ही कंपनी ना डोमिनेट करे। डेटा प्राइवेसी एंड कंज्यूमर राइट्स को लेके गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे। डिलीवरी वर्कर्स के लेबर राइट्स वगैरह डिफाइन करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। फिर आपका एनवायरमेंटल रिजाइलेंस, तो वही है इलेक्ट्रिक बाइक्स, ईवी वैन्स और इवन ड्रोन्स का यूज़ शॉर्ट डिलीवरीज के लिए किया जा सकता है। डिलीवरी एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करके लेस फ्यूल यूजेज और मोर एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है। समझ में आ गया। पैकेजिंग भी आपकी इको फ्रेंडली होनी चाहिए, तो इस तरीके की इनिशिएटिव्स को हमको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है डीग्लॉगिंग द अर्बन ट्रैफिक, तो मोबाइल वेयर हाउसेज या नेबरहुड कलेक्शन पॉइंट से एक एरिया में मल्टीपल डिलीवरीज एक साथ हो सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा व्हीकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्बन ट्रैफिक और पॉल्यूशन जो है इससे दोनों ही चीज़ें कम होंगी। समझ में आ गया। अब जैसे इनके पास डेटा तो रहता है, अब इनको पता है एक ही बिल्डिंग में कई सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, तो अगर एक ही एड्रेस है तो एक ही बंदे को असाइन कर दिया जाए और वही डिलीवर कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एड्रेस है और 4 लोग डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि 4 फ्लैट्स पे जाना है वो सामान। समझ में आ रहा है। तो इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा और एक ही बंदा ले आएगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ बैलेंस्ड अप्रोच हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ तो पता है हमको, जब भी हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस आल्सो, तो ये सॉल्यूशंस हो गए। नाउ इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो वही है क्विक कॉमर्स ने भले कंज्यूमर्स के लिए कन्वीनियंस और स्पीड का एक नया जरिया शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सीरियस कंसर्न्स भी हैं जिनको हमें विद टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। भले वो गिग वर्कर्स को लेके हो या फिर अनसस्टेनेबल कंज्यूमरिज्म हो कि लोग इम्पल्स बाइंग कर रहे हैं, ओवर शॉपिंग की आदत डाल रहे हैं अपने अंदर, वो चीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था आपका कंक्लूजन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, कुछ इतना टफ था नहीं इस टॉपिक के अंदर। नाउ अब इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने, तो उनको देख लेते हैं फटाफट से। तो ये है आपके शॉर्ट नोट्स। क्विक कॉमर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ग्रोथ ड्राइवर्स, किस चीज़ से क्विक कॉमर्स जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये रीजंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही शॉर्ट पॉइंट्स एंड टू द पॉइंट एंड क्रिस्प तरीके से आपको अपना आंसर जो है लिखना है। बहुत ही बढ़िया अप्रोच रहता है ये। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो किस एरिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है। साथ ही अब उस एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो कंसर्न्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोग चाहो तो इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, देन इसका सॉल्यूशन एंड मेजर्स, तो सॉल्यूशन एंड मेजर्स यही है, स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस, कि किस तरीके से हम लोग भले ही इतनी प्रॉब्लम्स है बट हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं एक राइट बैलेंस्ड अप्रोच लेकर। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस एंड मेजर्स दिए हैं, वही शॉर्ट में और बहुत टू द पॉइंट है ये। अगर आप ये लिख के आओगे ना, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया आंसर लगेगा आपका। ठीक है, नाउ इसके ऊपर यही सेकंड क्वेश्चन है, क्विक कॉमर्स इज ट्रांसफॉर्मिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड रीडिफाइनिंग द अर्बन रिटेल इकोनॉमी, डिस्कस द की ड्राइवर्स ऑफ इट्स ग्रोथ एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेसेस इन इंडिया। अब पहले तो आपको इसको प्रूव करना है, ये जो लाइन है यहाँ पे इसको बताना है, डेफिनेशंस वगैरह देके, फैक्ट वगैरह देके, फिर इसके कुछ की ड्राइवर्स, इसके ग्रोथ में क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ये नोट्स में मिल जाएगी, यही चीज़ें आपको लिखनी है। तो आपके 2 क्वेश्चंस मेंस के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं आज इकोनॉमी के। इसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक है एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेफ्टी का मतलब होता है आपका, जब भी हम लोग एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी कि प्लेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो की जाती है जिससे प्लेन क्रैश ना हो, प्लेन लैंड अच्छे से कर सके और जितना भी एक्सीडेंट होने का कोई भी चांसेस है वो रिस्क जो है मिनिमम हो जाए। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ कैसे इंश्योर करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो पायलट को ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे से एकदम ट्रेंड पायलट्स जो होते हैं उन्हीं को प्लेन उड़ाने के लिए दिया जाता है। दूसरा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, प्लेन को टाइम टू टाइम चेक करना, रिपेयर किया जाना अगर ज़रूरत है तो। फिर वेदर मॉनिटरिंग करना, अगर ख़राब मौसम है तो ट्रैवल ना, मतलब हवाई जहाज़ ना उड़े, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे वेदर अगर ज़्यादा ख़राब है तो उस टाइम पे हमें ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है, तो चौथा हो गया आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे हमारे ज़मीन पे हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो ट्रैफिक रहता है ना, तो रेड लाइट्स होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही प्रोटोकॉल और नॉर्म्स जो हैं आपके स्काई में भी फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आपके कुछ इमरजेंसी सिस्टम्स लगाना, जैसे पैराशूट हो गए, ऑक्सीजन मास्क हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, जिससे जो अगर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं तो हमारे पास एटलीस्ट हम लोग प्रिपेयर्ड हैं उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका होता है एविएशन सेफ्टी। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपको अभी रिसेंटली पता होगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था।
तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये वो अथॉरिटी है जो इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ था इस चीज़ की, ठीक है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिस वजह से इसी एक्सीडेंट को लेके, जिस वजह से ये जो न्यूज़ में है ये बना हुआ है। अब ये जो बॉडी है ये आपके प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा टॉपिक इन जनरल प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है, तो इसको हम लोग आज कवर करेंगे अच्छे से। तो ये क्या बताया मैंने आपको, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है एक बॉडी जिन्होंने एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की है एविएशन सेफ्टी को लेके, ठीक है। अब क्या रिपोर्ट पब्लिश की है, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले तो दो टर्म्स का मतलब हमें समझना है। पहला है मे डे कॉल और दूसरा है ब्लैक बॉक्स। तो पहले मे डे कॉल समझते हैं। मे डे कॉल क्या होता है, तो मे डे कॉल का मतलब होता है आपका एक इमरजेंसी सिचुएशन, कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई है जिसके लिए हमें तुरंत हेल्प चाहिए, समझ में आ गया। तो एविएशन में आपका 121.5 मेगाहर्ट्ज एंड 243 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसीज को इमरजेंसी के लिए रिजर्व किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टावर्स रेस्क्यू टीम्स जो होते हैं ना ये सुनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें ना तुरंत हेल्प चाहिए। क्लियर है ये चीज़। तो कोई भी पायलट अगर मे डे कॉल करता है दैट मीन्स वो जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, ठीक है। दूसरा है आपका ब्लैक बॉक्स। इसका नाम ही सिर्फ ब्लैक बॉक्स है, एक्चुअल में बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है जो कि कॉकपिट होता है ना जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं एयरप्लेन में, वहाँ पे रखा जाता है। और ये आपके दो डिवाइसेस होते हैं इस ब्लैक बॉक्स के अंदर। पहला होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो ये ना आपके जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं कि प्लेन कितनी स्पीड से चल रहा था, कितने एल्टीट्यूड पे था, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा था, वो सारी चीज़ें ये स्टोर करता है आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और दूसरा होता है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसमें क्या होता है, जो पायलट और जो को पायलट होते हैं उन्होंने जो भी कॉन्वर्सेशन की होती है आपस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्टोर्ड रहती है। तो अगर किसी प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका ब्लैक बॉक्स रिकवर अगर हो जाता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ क्यों था। या तो पायलट को पायलट की मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ हो, या तो कोई ऐसी फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई हो स्पीड को लेके या एल्टीट्यूड वगैरह को लेके, जिस वजह से फ्लाइट जो है वो उड़ने में नाकामयाब रही है और क्रैश हो गया है आपका प्लेन, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेन में। नाउ ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, मे डे कॉल क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है। अब समझते हैं कि ये जो बॉडी है हमारे लिए ना, ये एक्सीडेंट हुआ है, हमें एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं पढ़ना है। अब ये जो एक दो बॉडीज न्यूज़ में आ गई हैं, एक दो टर्म्स न्यूज़ में आ गए ना, ये आपसे प्री या मेंस में पूछे जा सकते हैं। मेंस में ये टर्म नहीं, पर मेंस में इसको लेके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पर प्री में तो ये बॉडी इंपॉर्टेंट है। ये मे डे कॉल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये आएगा, ठीक है। और दूसरा ब्लैक बॉक्स क्या होता है और ये कितने डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर, दो होते हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार बना भी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो इधर आ जाओ, ये कुछ बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया में जो कि एविएशन सिक्योरिटी से डील करती हैं, ठीक है ना। पहली है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये जितनी भी बॉडीज़ आपको बताऊंगी ना, ये सारी की सारी आपके प्री ओरिएंटेड है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज, मेंस में अगर कभी आता है आंसर राइटिंग में तो आप इनका एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इन बॉडीज के नाम आपको पता होने चाहिए। तो पहला है आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब इस बॉडी का काम क्या है, ये सिविल एविएशन का एक मेजर रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम है एयर ट्रैवल के सेफ्टी रूल्स बनाना और उनको एनफोर्स कराना, ठीक है। जैसे कि ये मॉनिटर करता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर या बाहर सेफली ऑपरेट कर रहा है। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है, ठीक है। और अगर किसी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस जैसे टाइम पे नहीं हुआ है तो ये वो बॉडी है जो उस फ्लाइट को बैन कर सकता है कि आपने ये मेंटेन नहीं किया अपने प्लेन को, इसको हम लोग उड़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कहीं प्री में आता है कि कौन सी बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन से, तो यू शुड नो द आंसर कि ये वाली बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था आपका 2009 में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के तहत। ये एक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, किस एक्ट के थ्रू किस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। इसका काम ये है जो मेजर एयरपोर्ट्स है ना उनके सर्विसेज के चार्जेस फिक्स करना। जैसे कि प्लेन लैंड करता है तो लैंडिंग चार्जेस हो गए, पार्किंग चार्जेस हो गए। और ये इंश्योर करता है कि कोई भी एयरपोर्ट जो है उनकी सर्विसेज की क्वालिटी मेंटेन रहे, साथ ही वो अपने चार्जेस बहुत ज़्यादा अनफेयरली बढ़ा ना दे। अगर किसी एयरपोर्ट ने सर्विस चार्जेस अनफेयरली बढ़ा
बढ़ा दिए हैं तो ये जो बॉडी है ये उस पर एक्शन ले सकता है। क्लियर है ये चीज़। तीसरा है आपका ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इस बॉडी को ओरिजिनली 1978 में ना ये जो आपकी बॉडी है DGCA इसी के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। बाद में आपका 1987 में इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया। ठीक है, इसका मेन रोल ये है इंडिया में एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना। और जो आपके इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये लोग इंटरनेशनली भी कुछ रूल्स कुछ प्रोटोकॉल्स बनाते होंगे कि सारी फ्लाइट्स को इन रूल्स और इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, जिससे टेररिज्म, इलीगल इंटरफेरेंस, प्लेन हाईजैक, ये जो सिचुएशंस है ना, ये सिचुएशन ना अराइज हो, तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करवाना इसी बॉडी का काम है। क्लियर है ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इट लेज डाउन एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर एनेक्स 17 टू द शिकागो कन्वेंशन ऑफ ICAO। ठीक है, एनेक्स 17 जो है ना, इसका एम होता है कि एविएशन को टेररिज्म और इलीगल इंटरफेरेंस से बचाना। तो इसका मेन रोल वही है कि इंडिया में एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना, जैसा आपका ICAO के एनेक्स 17 में लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद है आपका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिस बॉडी के बारे में इस आर्टिकल में था, इस वाली न्यूज़ में जिस बॉडी के बारे में जिक्र किया गया था उस बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो बॉडी है ना, इसका फॉर्मेशन आपका 2012 में हुआ था। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी बॉडी है। जब भी कोई प्लेन क्रैश या एक्सीडेंट होता है तो AAIB उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रूल 2017 के अंदर ये चीज़ें की जाती हैं। तो आपको इस एक्ट का नाम भी पता होना चाहिए, किस एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग। जैसे इसमें एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ये जो बॉडी है, इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि इस वजह से हो सकता है इस प्लेन का जो है एक्सीडेंट हुआ हो। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का काम करना इसी बॉडी का काम है। ठीक है, अब मैंने आपको ये कुछ बॉडीज़ के नाम बताए हैं, इनका नाम अगर कोई डिपार्टमेंट मेंशन है तो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री मेंशन है तो मिनिस्ट्री, कोई एक्ट मेंशन है तो कोई एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ। ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी को ना फुल अथॉरिटी होती है कि वो अपना बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी से ना एविडेंस मंगवा सकते हैं कि आप ये एविडेंस भेजो हमें, हम इस एक्सीडेंट की इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें हमें ये एविडेंस चाहिए। ठीक है, इसके लिए उसे किसी कोर्ट या किसी गवर्नमेंट या किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कर सकते हैं ये काम। इसके बाद अगर कोई प्लेन है जिसका ओवरऑल वेट आपका 2250 kg से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसका क्रैश हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी भी तरीके का, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है यही करता है। बस ये चीज़, ये लाइन एक बार ध्यान रख लेना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमने इस बॉडी का नाम सुना अभी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं, अबाउट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1944 में किया गया था, शिकागो कन्वेंशन के तहत। ये चीज़ ध्यान रखना, किस कन्वेंशन से इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है? शिकागो कन्वेंशन से। ठीक है, ये आपकी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज है ना, उनको एयर ट्रैवल के मामले में कॉपरेट करने के लिए हेल्प करती है। इसका जो मेन काम है ना, एम है, वही है कि कंट्रीज अपने एयर स्पेस को एक दूसरे के साथ सेफली और फेयरली शेयर करें। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं आपके? टोटल 193 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये बॉडी नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, तो हम लोग जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, अब ऊपर आसमान में तो कोई क्लियर इंडिकेशन है नहीं ना, आसमान में भी हमें कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके तो अपनी प्लेन उड़ाना ही है। पर हम अगर प्लेन उड़ा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई और कंट्री नहीं उड़ा रही है प्लेन। तो हम सबको अगर एक नॉर्म, एक स्टैंडर्ड नहीं सेट करके दिए जाएंगे, उनको अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो प्लेन क्रैश, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अब कुछ मैंडेट का मतलब क्या है कि ये बॉडी क्या काम करती है? तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है ताकि वो एक जैसे इंटरनेशनल सेफ्टी रूल्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाए। ये बॉडी साथ ही ग्लोबल प्लान्स भी बनाता है ताकि एयर ट्रैवल सबके लिए सिक्योर रहे, सस्टेनेबल रहे और स्मूथ बन सके। समझ में आ गया? तो ये एक तरीके से ना ग्लोबल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, लेकिन हवाई जहाज के मामले में। ठीक है, हवा के मामले में कि आपको ये सारे रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर ने कुछ इश्यूज और कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं एविएशन सिक्योरिटी को लेके कि हम कैसे अपना जो एयर ट्रैवल है उसको सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला डोमेन, फिर चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशन।
सबसे पहला पॉइंट क्या है, इम्बैलेंस कैपिटल आउटले, यानी कि जो हम लोग फंड एलोकेट कर रहे हैं एविएशन सेक्टर में वो शायद उतना सफिशिएंट नहीं है। तो इस चीज़ को लेके कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिले। तो चैलेंज यहाँ पे ये है कि जो आपकी DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनको एविएशन कैपिटल बजट लगभग आपका 50% दिया गया है, जो कि 30 करोड़ मिलता है। इससे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज जो है वीक हो सकते हैं, इनको हमें और फंड एलोकेट करने की ज़रूरत है। अब रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, सारी एविएशन बॉडी जैसे DGCA हो गया, BCAS हो गया, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, AAI हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके बीच बजट का बैलेंस एलोकेशन हो ताकि सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी ना रह सके। ठीक है। दूसरा है आपका एक्यूट मैन पावर शॉर्टेज। तो यानी कि इसमें चैलेंज क्या देखने को मिला है हमें, DGCA में आपका 53.8%, BCAS में 34.7% और AAI में आपका 17% वैकेंसीज हैं। ये शॉर्टेज है, एविएशन सेफ्टी को डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। और रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, रिक्रूटमेंट जल्दी की जाए, लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग अडॉप्ट की जाए ताकि फ्यूचर में भी कोई हमें शॉर्टेजेस देखने को ना मिले। इसके बाद है उड़ान एक्सपेंशन। तो उड़ान ना, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। इसको हमने इनिशिएट किया था इस स्कीम को, ताकि जो हमारे छोटे सिटीज़ होते हैं और जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ भी हम लोग एयरपोर्ट्स बना सकें और प्लेन कनेक्टिविटीज़ जो है उसको पहुँचा सकें, स्पेशली आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है ना वहाँ पे और हिली एरियाज़ में। ठीक है। तो अब हुआ क्या, इसको हमने लॉन्च तो किया ताकि हम लोग ये एक्सपेंशन कर सके, लेकिन इसका जो बजट है उसको हमने 32% रिड्यूस कर दिया। ठीक है। और रिड्यूस करने से क्या हुआ, अब हम जो एक्सपेंशन चाह रहे थे हिली एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो यही दी गई है कि आप लोग फंड एलोकेट करो इनफ, और फंड एलोकेट करो साथ साथ उसको टाइम टू टाइम आप लोग चेक भी करते रहो कि वो फंड कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है आपका रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो जितनी भी ये बॉडीज़ आपने देखी है अभी ऊपर, जितनी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, ये बॉडी ज़्यादातर डिपेंडेंट है हमारे बजट पे कि हमको बजट एलोकेट होगा, फिर हमें पैसे मिलेंगे, फिर हम इस तरीके से काम करेंगे। तो उनको ना इस बजट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद ही कुछ फंडिंग मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए और उस पर इन लोगों को डिपेंडेंट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट बेसिकली रहना चाहिए फंड्स के मामले में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं ये लोग, इस रिकमेंडेशन ये दी गई है कि एक इंटीग्रेटेड सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें आपका DGCA हो गया, BCAS हो गया और दूसरी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो मिलकर काम करें, और इसके अलावा एक सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल भी वे लोग जनरेट करें जिससे वो लोग अपना फंड जो है खुद ही जनरेट कर सके। ठीक है। इसके बाद नेविगेशन सिस्टम्स, स्मॉग हो गया आपका, बैड वेदर हो गया, इसकी वजह से फ्लाइट डिसरप्शंस होते हैं, ये हमें देखने को मिलता है काफ़ी टाइम में। तो इनसे लड़ने के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया गया है कि सभी एयरपोर्ट्स पे आप लोग इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तुरंत इंस्टॉल कर दो ताकि पुअर विजिबिलिटी के बावजूद भी सेफ लैंडिंग्स हो सके। कभी कभी क्या होता है सर्दियों के टाइम में, जो आपका नॉर्थ रीजन है इंडिया का, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और इन एरियाज़ में क्या होता है ना, फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। धुंध जम जाती है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से जो लैंड कर रहे होते हैं पायलट उनको क्लियर दिखता नहीं है। तो इस वजह से बोला गया है कि आप ये इंस्टॉल करो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिससे उनकी जो विजिबिलिटी है ना, जो पुअर विजिबिलिटी है वो ठीक होगी और प्लेन सही से लैंड हो पाएगा, क्रैश नहीं करेगा। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है आपका पुअर एयरक्राफ्ट कैबिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कई जो एयरलाइंस हैं उनमें एयरक्राफ्ट की सीट्स और इंटीरियर्स, इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, टेक्नोलॉजी बहुत वीक है, बहुत वीक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं। तो इस चीज़ को ठीक करो, इसके लिए रिकमेंडेशन ये दिया गया है कि एविएशन इंटीरियर क्वालिटी कमीशन बनाया जाए, जो एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स को चेक करेगा कि इंटीरियर्स ठीक है कि नहीं, सस्टेनेबल है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड जो है मैच कर सके, मतलब चेक कर सके बेसिकली ये बॉडी। ठीक है। नाउ इसका कंक्लूजन क्या है, तो इंडिया तो अपना भाई ICAO का जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलाइन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उनके सेफ्टी रूल्स, उनके ऑडिट वगैरह जो भी उनके रूल्स हैं ना, उनको एप्रोप्रिएटली हम लोग इस्तेमाल कर सकें और उसी के अकॉर्डिंग चल सके। ठीक है। बाकी एक बार आप लोग ये कंक्लूजन रीड कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एसेट मोनेटाइजेशन। अब आप कहोगे दी मेन्स आंसर राइटिंग नहीं है, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नहीं, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ के ही समझ गए होंगे, ये टॉपिक आपका मेंस ओरिएंटेड है ही नहीं। ठीक है। ये टॉपिक आपका प्री ओरिएंटेड है, ये आप लोग रीड कर लेना। जितनी भी बॉडीज़ हैं ये सारा आपका प्री में आ सकता है। ठीक है। मेंस में अगर कभी कुछ ऐसा आता है तो उसमें आप ये बॉडीज़ के नाम एज ए एग्जाम्पल दे सकते हो, दैट इज़ इट। अगर फ्यूचर में कोई आर्टिकल पब्लिश होगा वापस से प्लेन क्रैश को लेके तो हम देखेंगे, वैसे ये टॉपिक मेंस के लिए है नहीं। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एसेट मोनेटाइजेशन। बट इससे पहले लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स।
थिंग्स। सबसे पहले तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बना रहे हो, 15-20 मिनट की वीडियो बनाओ दी आप, जिसमें आप विजन आईएएस की मैगजीन जो है एक सेक्शन कंप्लीट करा दो, हमें कौन सा पीएचडी करनी है जो आप इतने डिटेल में बता रहे हो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये कॉमेंट आया है मुझे। तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप ये जो सोच रहे हो ना कि ऊपर ऊपर से दी करा दो और ये ऐसे करा दो, ये ऐसे होता नहीं है काम। मेंस के लिए हो चाहे प्री के लिए हो, आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो आप करके क्या होगे, यूपीएससी ऊपर ऊपर से पूछता ही नहीं है, यूपीएससी बहुत डीप पूछता है, ठीक है, जिसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और इतना डीप थोड़ी आएगा, इतना डीप समझने की क्या ज़रूरत है, पीएचडी थोड़ी करनी है हमको, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, ये माइंडसेट लेके बिल्कुल मत पढ़ो। माइंडसेट ये रखो कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और एक बार अगर कोई चीज़ आप समझ लेते हो ना तो आई डोंट थिंक उसको रटने की ज़रूरत होती है, वो इवेंचुअली आपको याद हो ही जाता है, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ पढ़ो। दूसरी चीज़, वीडियो लंबी हो रही है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मैं आपसे कोशिश करूँगी जैसे इकोनॉमी है इसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हाफ हाफ करके, मतलब 1 घंटे के अंदर जितना हो रहा है कवर उतना करा दूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में जितना बचा हुआ है उसको करा दूँ, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के केस में हमने किया वैसे ही, ठीक है। तो आप लोगों को ना प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, उस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर लेना। मैंने पूरी ये जून मंथ की एक प्लेलिस्ट बना दी है विजन आईएएस की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास बहुत सारा स्टफ़ है, क्योंकि मैं अब प्रेपरेशन नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पास नोट्स हैं बहुत सारे जिसको मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ। जैसे फ़िलहाल इकोनॉमी के हैं, जोग्राफी के हैं, इन्वायरमेंट के हैं, काफ़ी सारी बुक्स भी हैं मेरे पास, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को चाह रही हूँ मैं गिव अवे एक तरीके से कर दूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने अभी निकाल तो ली हैं सारी, अब मैं उसको वो कर रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, और मैं वो आप ही लोगों को दे दूँगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि अटेंटिव रहो, सुनो, अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है एसेट मोनेटाइजेशन। अब यहाँ से ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, एंड अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो ज़रूर मुझे बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। कोई डाउट है तो बताना, और गिव अवे मैं करूँगी आई थिंक इकोनॉमी के नोट्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट वीडियो देखना, मैं उसमें आपको सब कुछ समझा दूँगी क्या क्या है, किस तरीके से आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हो। एंड कोई डाउट है तो बताना। बाकी अगर जो भी मैंने नोट्स वगैरह इस्तेमाल किए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में ही आपको ना प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जून के मंथली मैगजीन्स का, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।